So in the previous lecture we were discussing regarding the armature winding, right? We were discussing regarding the armature winding. So there we discussed that अगर आर्मेचर वाइंडिंग में कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो मॉडिफिकेशन क्या है? प्रीवियसली कंसंट्रेटेड वाइंडिंग था, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी है, पहले फुल पिच वाइंडिंग था, अभी शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। तो हम दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड का इफेक्ट देखेंगे एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग का इफेक्ट देखेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन टू बी योर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर व्हिच इज डिनोटेड बाय केडी। एंड सिमिलरली शॉर्ट पिचिंग ऑफ वाइंडिंग, उसका इफेक्ट क्या होता है? दैट इज नोन टू बी योर पिच फैक्टर। सो ये दोनों का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड योर वाइंडिंग फैक्टर। Kp इंटू केडी इज इक्वल टू Kw which is called your winding factor, correct? So this is all about armature winding। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम and try to solve it. Now look at this problem and try to solve it. Okay, so the question is, in a three-phase star connected alternator, if the fundamental and third harmonics RMS in phase, इसका मीनिंग यहाँ पे हार्मोनिक्स है एंड क्लियरली यहाँ पे फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक्स ऑलरेडी वो लोग दे चुके हैं, दैट इज पर फेज। इसका मैग्नीट्यूड है क्या है? V1 is the fundamental voltage, V3 is the third harmonic voltage. Line voltage of generator will be how much? So ये है आपका स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, करेक्ट? दिस इज योर पर फेज वोल्टेज V फेज and this is your line voltage VL. So tell me, what is the relation between line voltage and phase voltage? VL is equal to √3 times V phase. This thing already you know it very well, right? Now, but in this case the fundamental voltage is having a harmonics of V phase is given by V1 plus V3, ओके, V1 plus V3। लेकिन आप बताओ यहां पे वेक्टर एडिशन होगा, दिस इज नॉट सिंपल मैथमेटिकल एडिशन। सो V phase will be how much? It will be, suppose it consists of n number of harmonics, so obviously यहां पे odd harmonics होंगे, V5 V7 plus डॉट, राइट? क्योंकि हमेशा odd harmonics ही होगा, इवन हार्मोनिक्स कैंसल आउट हो जाते हैं, ये आपको सिग्नल एंड सिस्टम से ऑलरेडी आपको पता है। सो आरएमएस वैल्यू पर फेज विल बी हाउ मच? V1 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V5 स्क्वायर प्लस V7 स्क्वायर प्लस डॉट, करेक्ट? बट यू नो सपोज ये है आपका ए फेज, ये है आपका बी फेज एंड ये है आपका सी फेज। सो द फंडामेंटल वोल्टेज ऑफ फेज ए, फेज बी, फेज सी आर 120 डिग्री अपार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, although they are magnitude wise same, but they are 120 degree apart with each other. Okay, this is all about your fundamental voltage. So tell me, यहां पे दोनों, यहां पे एक सिंगल कंपोनेंट ऑफ हार्मोनिक्स है, क्या है? दैट इज योर थर्ड हार्मोनिक्स। सो टेल मी, व्हाट इज द नेचर ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स? ऑलरेडी वी नो दैट द नेचर ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स इज, इट इज कोफैजल इन नेचर, इट इज कोफैजल इन नेचर। तो क्या हो जाएगा? सपोज ये है आपका VA3 VV3 एंड ये आपका VC3, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड फेज एंगल विल बी हाउ मच? 0 डिग्री, फेज एंगल विल बी 0 डिग्री, राइट? सो
अगर ये कोफेजल है तो लाइन वोल्टेज में क्या होगा? टेल मी, लाइन वोल्टेज में क्या होगा? बिकॉज लाइन वोल्टेज इन्वॉल्व्स द फेज वोल्टेज ऑफ ए एंड फेज वोल्टेज ऑफ बी, फेज वोल्टेजेस ऑफ ए एंड बी। सो लाइन वोल्टेज अगर हम लेंगे, यहां पे थर्ड हार्मोनिक्स कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, तो फेज वोल्टेज में कोफेजल, सॉरी, फेज वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज कोफेजल है। इसका मीनिंग क्या होगा? लाइन वोल्टेज में कि जो कोफेजल नेचर का कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स थर्ड हार्मोनिक्स विल बी कैंसल आउट, राइट? सो वी नो दैट VL इज इक्वल टू √3 V फेज। ये रूल यहां पे भी एप्लीकेबल है, बट लाइन वोल्टेज विल बी फ्री फ्रॉम थर्ड हार्मोनिक्स। सो क्या हो जाएगा? इट विल बी 0, बिकॉज लाइन वोल्टेज विल बी फ्री फ्रॉम थर्ड हार्मोनिक्स, राइट? सो लाइन वोल्टेज विल बी हाउ मच? √3 टाइम्स ऑफ V1। सो क्या होगा? द लाइन वोल्टेज ऑफ जनरेटर विल बी √3 टाइम्स ऑफ V1। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, डोंट से कि सर यहां पे √3 इंटू V1 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर। नो, इट इज रॉन्ग, because this is a star connection. So in case of your star connection, cophasal nature of harmonics will be cancelled out. So it will be, so cophasal nature of harmonics will be cancelled out. So V3 component will be 0. So the answer becomes √3 times of V1. Okay. So the answer becomes √3 times of V1. Correct. Now write down another question which is based upon armature winding. In an alternator, if M is the number of slots per pole per phase. In an alternator, if M is the number of slots per pole per phase, and gamma is the slot pitch, gamma is the slot pitch angle, then the distribution factor of armature winding is, then the distribution factor of armature winding is how much? So basically ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? KD. इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन n गामा बाय 2 डिवाइडेड बाय m साइन गामा बाय 2, where m is slots per pole per phase and gamma is slot angle. Gamma is slot angle which is given by 180 degree divided by slots per pole. Okay, 180 degree divided by slots per pole. करेक्ट. बहुत सिंपल क्वेश्चन था.
Now let's jump to the next topic. Okay, so first of all tell me, what do you mean by armature reaction? What do you mean by armature reaction? What do you mean by armature reaction? So armature reaction मतलब it is the interaction of armature flux with the main field flux. This thing already you know in DC machine. आपके पास बेसिक्स नॉलेज तो होगा ही, ठीक है. So what do you mean by armature reaction? It is the interaction of armature flux with main field flux. Suppose phi A is the armature flux and phi M is the main field flux. So it is obvious that main field flux will be more as compared to the armature flux. Okay, क्योंकि main field flux is the region of armature flux. main field flux है, इसीलिए आपका EMF इंड्यूस हो रहा है. इसीलिए EMF इंड्यूस हो रहा है, इसीलिए आर्मेचर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है एंड दैट करंट प्रोड्यूसेस आर्मेचर फ्लक्स. ओके, एंड व्हाई दिस विल अपोज द मेन फील्ड फ्लक्स? व्हाई? व्हिच प्रिंसिपल? टेल मी व्हिच प्रिंसिपल? लेंस लॉ, ऑब्वियसली लेंस लॉ, और यू कैन से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ऐसा नहीं है कि ये मेन फील्ड फ्लक्स को सपोज करेगा. अगर सपोज भी करेगा या अपोज करेगा, वो बेसिकली लेंस लॉ को ही फॉलो करेगा. एम आई करेक्ट और नॉट? सो अगर आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक है. सो फाई आर विल बी हाउ मच? फाई आर विल बी फाई एम माइनस फाई ए. बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. व्हाई? विल डिस्कस. Okay, why? We'll discuss. It may be support the main field flux or oppose the main field flux. हमेशा क्या होता है? लेंस लॉ मतलब ये अपोज करना नहीं है. It oppose the cause by which it produced. Correct? So it is not always it oppose the thing. It oppose the cause. मीनिंग सपोज फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये अपोज करेगा किसको? फ्लक्स को इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग ये फ्लक्स को बढ़ाएगा. ऐसा नहीं है कि फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर से डिक्रीज कराएगा, ऐसा नहीं है. अगर डिक्रीज हो रहा है, इट विल अपोज द डिक्रीजिंग, मतलब इसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा. ओके, दैट इज योर लेंस लॉ. सो आप एक चीज बताओ, डीसी मशीन में जो आर्मेचर रिएक्शन होता था वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता था, बट हियर आर्मेचर रिएक्शन विल डिपेंड्स अपॉन सॉरी जस्ट अ मिनट. सो नो दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. आई वाज टॉकिंग अबाउट अदर थिंग. ठीक है, सो बेसिकली अब बताओ ये आर्मेचर फ्लक्स ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लोड के ऊपर डिपेंड करेगा. सो डीसी मशीन्स में भी लोड होता है, यस एग्रीड, लेकिन वहां पे लोड पावर फैक्टर नहीं होता है. सो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, इन केस ऑफ योर डीसी मशीन आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन लोड करंट. बट इन दिस केस एज इट इज एन एसी मशीन, इट विल डिपेंड अपॉन बोथ आर्मेचर करंट or load current as well as load power factor. Okay, that is the point here. So it depends upon load power factor as well. Depends upon load power factor. But in case of DC machine ये चीज नहीं होता था. ठीक है, in case of DC machine
ये चीज नहीं होता था, राइट। बट हाउ इट डिपेंड्स अपॉन लोड पावर फैक्टर, we have to analyze. Okay, so we have to analyze how it depends upon load power factor. So write down, for unity power factor load, for unity power factor load, let's say for unity power factor load, सपोज ये है आपका मेन फील्ड फ्लक्स, ये है मेन फील्ड फ्लक्स। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ will lag behind the main field flux by 90 degree because we know that E is equal to nd phi by dt. So क्या होगा, the induced EMF will lag behind, it will lag behind the EMF, sorry, it will lag behind the main field flux by 90 degree. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर मेन फील्ड, सॉरी दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द पावर फैक्टर इन दिस केस, इट इज यूनिटी पावर फैक्टर, इट इज यूनिटी पावर फैक्टर। सो आपका आर्मेचर करंट क्या होगा, नो फेज डिफरेंस, सो इट विल बी IA, नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, क्योंकि पावर फैक्टर अगर यूनिटी है, so phi will be how much, 0 degree. What is phi? It is the angle between voltage and current. So क्या है यहाँ पे 0 degree है, and this is of course 90 degree. Okay, this is of course 90 degree. So now tell me, आपका मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, दिस वन, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स, एंड आपका आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, दिस वन, ठीक है। सो टेल मी वेदर योर आर्मेचर फ्लक्स इज अपोजिंग फाई एम और व्हाट इट इज एग्जैक्टली डूइंग, आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रहा है मैग्नेटिक मेन फील्ड फ्लक्स को, दिस इज योर आर्मेचर फ्लक्स, दिस इज योर मेन फील्ड फ्लक्स। सो एग्जैक्टली आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को क्या कर रहा है, ऑब्वियसली सर यहां पे कट कर रहा है, लेकिन वो जो कट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वो जो कट कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, राइट डाउन, दिस इज कॉल्ड योर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि यहां पे आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को क्रॉस कर रहा है, राइट। सो रिमेंबर वन थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन is the cause of torque production. Okay, so cross magnetization is the cause of torque production. Write down, this is the important thing. So again let me repeat you once again, I told you आर्मेचर रिएक्शन में सेम इफेक्ट होता है जैसे कि डीसी मशीन्स में होता था, बट अगेन आई टोल्ड यू इन दिस केस आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द लोड पावर फैक्टर. सो आई कंसिडर फॉर द यूनिटी पावर फैक्टर केस and you can see here the armature flux and main flux are like this, and this effect is called cross magnetization, and cross magnetization is the cause of torque production. So torque
टॉर्क प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन. यू हैव टू नोट इट डाउन, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अदर पावर फैक्टर. ओके, लैगिंग पावर फैक्टर. सो लैगिंग में सपोज एक इंडक्टिव लोड लेते हैं, प्योरली इंडक्टिव लोड, एल लोड है, ठीक है, आर एल लोड नहीं है. दिस इज नॉट योर इंडक्टिव लोड, दिस इज ए प्योरली इंडक्टिव लोड. सो प्योरली इंडक्टिव लोड में क्या होता है? करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय हाउ मच डिग्री? 90 डिग्री. ओके, ये प्योरली इंडक्टिव लोड है, राइट? अगेन जस्ट अ मिनट. Suppose this one is your main field flux. This one is your main field flux. So induced EMF will be lag behind the main field flux by how much degree? 90 degree. ये क्या है आपका? 90 degree. And I am discussing about lagging power factor. So lagging power factor में क्या होगा? लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होगा आप बताओ? सो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में आर्मेचर करंट, द करंट टू लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय हाउ मच डिग्री? 90 डिग्री. सो ये अगर आर्मेचर करंट का डायरेक्शन है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? फाई ए होगा. सो लेट मी समराइज हियर अगेन. सो यहां पे आपका आर्मेचर फ्लक्स, सॉरी मेन फील्ड फ्लक्स है यहां, दिस इज फाई एम. अगेन आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट टू मेन फील्ड फ्लक्स. सो सपोज दिस वन इज योर आर्मेचर फ्लक्स. ओके, सो आप बताओ यहां पे रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा? मैं पहले आपको क्लियर बता चुका हूं कि मेन फील्ड फ्लक्स के लिए आर्मेचर फ्लक्स आ रहा है, इसका मीनिंग मेन फील्ड फ्लक्स काफी टाइम्स ज्यादा होगा आर्मेचर फ्लक्स से. ये चीज तो सही है ना? मेन फील्ड फ्लक्स हमेशा ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू आर्मेचर फ्लक्स, क्योंकि ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ठीक है. एंड ये बहुत ही कम अमाउंट का होता है. ऐसा नहीं है कि आर्मेचर फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा एंड मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन ही चेंज कर देगा. मान लो ये 10 मिलीवेबर है एंड ये 50 मिलीवेबर है. सो 10 माइनस 50, सो 40 मिलीवेबर इन अपोजिट डायरेक्शन. ऐसा पॉसिबल है? नॉट एट ऑल. सो फाई आर विल बी फाई एम माइनस फाई ए. अच्छा ठीक है, फाई एम माइनस फाई ए. सो अब बताओ यहां पे जो फाई आर है वो क्या है? दैट इज योर एयर गैप फ्लक्स. दैट इज योर एयर गैप फ्लक्स. अच्छा, एयर गैप फ्लक्स है तो एयर गैप फ्लक्स का काम क्या है? ये स्टार्टर कंडक्टर को या आर्मेचर कंडक्टर को कट करेगा. अगर आर्मेचर कंडक्टर को कट करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन व्हिच फ्लक्स? योर एयर गैप फ्लक्स. लेकिन यहां पे एयर गैप फ्लक्स क्या हो गया? फाई एम माइनस फाई ए. इसका मीनिंग ये रिड्यूस हो गया, ठीक है. ये क्या होगा? रिड्यूस हो गया. अगर रिड्यूस हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा. लिसन टू मी केयरफुली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू. व्हाट आई एम टेलिंग इज दिस फाई आर, दिस रिजल्टेंट फ्लक्स व्हिच इज द resultant of main field flux and armature flux will rotate in the air gap and it cuts the armature conductors and EMF will be induced in this armature conductor, right. So ultimately your air gap flux कम होगा, meaning armature induced EMF in the armature क्या होगा? कम हो जाएगा. सो यहां पे क्या हुआ? आर्मेचर फ्लक्स, सॉरी एयर गैप फ्लक्स घट गया, इट रिड्यूस्ड. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन.
This effect is called demagnetization. Okay, this effect is called your demagnetization. ठीक है, ठीक है. सो अगर लोड प्योरली इंडक्टिव होगा तो आर्मेचर रिएक्शन क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है. तो डीमैग्नेटाइजेशन अगर हो रहा है, रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर डिक्रीज होगा, shall I get the rated voltage, shall I get the rated output? No, absolutely no, I will not be getting the rated voltage, right? So what I should do, tell me what I should do. I cannot disconnect the load and make the resultant flux as main field flux. ये कर सकता हूं? No, not at all. लोड को हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव टू सप्लाई द पावर टू द लोड. सो अल्टीमेटली मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है. क्या है? अच्छा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फाई ए को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो फाई एम का तो फाई एम तो हमारे कंट्रोल में है. हाउ? फाई एम हमारे कंट्रोल में. हाउ? दिस इज योर एक्साइटेशन सिस्टम, दिस इज योर एक्साइटेशन सिस्टम. तो ये वोल्टेज को, बैटरी वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इनफैक्ट प्रैक्टिकली बैटरी नहीं होता है, वो अलग टाइप का एक्साइटेशन है. बाय यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आई कैन एक्साइट द फील्ड सिस्टम. ओके, सो मान लो अल्टीमेटली वही तो एक सोर्स होगा ना, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक से हो चाहे ब्रशलेस एक्साइटेशन हो, अल्टीमेटली वो तो सोर्स होगा. उसको अगर वेरी करेंगे तो फील्ड क्या होगा? वेरी करेगा. सो मुझे अल्टीमेटली रेटेड वोल्टेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाई एम को बढ़ा सकता हूँ. फाई एम को अगर बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा? फाई एम को अगर बढ़ाऊंगा तो अल्टीमेटली फाई एम को अगर बढ़ाऊंगा तो रेट द एयर गैप फ्लक्स विल बी रेटेड 1. सो एयर गैप फ्लक्स अगर रेटेड होगा देन अल्टीमेटली आई विल बी गेटिंग रेटेड वोल्टेज. ओके, अल्टीमेटली आई विल बी गेटिंग द रेटेड वोल्टेज. यस, ठीक है. सो अभी नेक्स्ट केस में चलते हैं. आरएल लोड, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव लोड. ये मेन फील्ड फ्लक्स है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है. दिस इज योर मेन फील्ड फ्लक्स, दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज योर आर्मेचर करंट. ये आर्मेचर करंट का दोनों कंपोनेंट आएंगे, करेक्ट है? आर्मेचर करंट का दोनों कंपोनेंट आएंगे. दिस इज योर पावर फैक्टर एंगल फाई. सो दोनों कंपोनेंट मतलब ये आ जाएगा आपका आई ए कॉस फाई एंड ये आ जाएगा आपका आई ए साइन फाई. ओके, सो ये कंपोनेंट में एक फ्लक्स बनेगा एंड ये कंपोनेंट में एक फ्लक्स बनेगा, करेक्ट? सो टेल मी, यहां पे जो फ्लक्स बन रहा है ये मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज कर रहा है. अपोज को हम क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं. सो आई कैन डिनोट इट एज फाई ए डी. सिमिलरली दिस फ्लक्स, the current component, due to this current component I am getting a flux in this direction which is cross magnetizing the main field flux. So I can denote it as phi A C, phi A D, phi A C. Demagnetization, cross magnetization. So what is the conclusion? For pure inductive, for an inductive load, बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है? इंडक्टिव लोड ही होता है.
No load is purely capacitive or capacitive because our electrical machines having inductors, our electrical machines having conductors, armature winding, so it will consumes the power. If it will consumes the power, then load, then the type, then the nature of load will be inductive. It is obvious. ओके सो क्या होगा यहां पे आप बताओ, एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कर रहा है, एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कर रहा है, एंड एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन. ये दोनों इफेक्ट होगा. सो दिस इज फॉर आर एल लोड. ओके, दिस इज फॉर योर आर एल लोड. नाउ अभी कौन सा लोड बचा है, लेट्स डिस्कस अबाउट आरसी लोड एंड प्योरली कैपेसिटिव लोड. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट आरसी लोड. आरसी का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है ऑलरेडी. इन आरसी व्हाट हैपेंस, टेल मी, इन आरसी व्हाट हैपेंस, कौन सा चीज को कौन लैग करता है, लीड करता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है. इन आरसी सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज. Im, this is your E, and in this case we know current leads the voltage. ये होगा, ये है आपका आर्मेचर करंट IA. सो इसका दोनों कंपोनेंट बनेंगे, ये कंपोनेंट एक बनेगा एंड ये कंपोनेंट. दिस कंपोनेंट विल प्रोड्यूस ए नेट फ्लक्स and this component will produce also a net flux. So the net flux due to this component will be phi A. इसको छोड़ देते हैं एंड यहाँ पे जो भी कंपोनेंट बनेगा उसको नाम देते हैं phi A. टेल मी, ये डीमैग्नेटाइजिंग है या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, phi AC. ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट. इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे. पहले हम प्योरली कैपेसिटिव लोड डिस्कस करते हैं, सी लोड. प्योरली कैपेसिटिव लोड. So for a purely capacitive load, current leads the voltage by 90 degree. So ये हो जाएगा आपका आर्मेचर करंट which leads the voltage by how much, 90 degree. So यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा phi A है. So suppose this is your main field flux. Suppose this one is your main field flux and this is your armature flux. So the resultant flux will be how much? It will be phi m plus phi A. Okay, so the resultant flux will be phi m plus phi A. So इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन. अपोजिट केस को हम क्या बोलते थे? जब अपोज करता था तब हम उसको क्या बोलते थे? डीमैग्नेटाइजेशन. जब सपोर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन होगा. सो टेल मी, व्हाट विल बी द एयर गैप फ्लक्स? व्हाट विल बी द एयर गैप फ्लक्स? एयर गैप फ्लक्स विल बी बियॉन्ड द रेटेड अमाउंट. सो यहां पे रेटेड अमाउंट को एक्सीड कर रहा है. ठीक है, अगर रेटेड अमाउंट को एक्सीड करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा?
इट विल बी मोर देन द रेटेड वोल्टेज, लेकिन हमको रेटेड वोल्टेज चाहिए। अगर मोर देन रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस होगा देन इंसुलेशन विल डैमेज। वही थ्रेड्स आपके पास ऑलरेडी है, ओके वही थ्रेड्स आपके पास ऑलरेडी है। सो आई कैन नॉट हैव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द आउटपुट वोल्टेज व्हिच इज बियॉन्ड द रेटेड वोल्टेज। सो हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आई शुड रिड्यूस दिस फाई एम, क्योंकि फाई ए हमारे कंट्रोल में नहीं है, फाई ए हमारे कंट्रोल में नहीं है। फाई एम को हम क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे, मतलब एक्साइटेशन सिस्टम को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सो इट विल बी बेसिकली ए अंडर एक्साइटेड सिस्टम, इट विल बी बेसिकली ए अंडर एक्साइटेड सिस्टम। सो अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा, आई विल बी गेटिंग an air gap flux, I will be getting a rated air gap flux. If I will be getting a rated air gap flux, then I will be getting a rated voltage, rated output voltage. Okay? So इसको हम क्या नाम देंगे आप बताओ, इसको फाई ए एम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, फाई ए एम दे देंगे। सो कंबाइनिंगली आपका आरसी लोड में दोनों इफेक्ट्स आ रहा है। वन इज योर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्लस ओनली मैग्नेटाइजेशन। सो प्लीज नोट इट डाउन। जो भी केसेस हम डिस्कस किए उसको आप एक टेबल फॉर्म में, जो भी केसेस हम लोग डिस्कस किए उसका टेबल फॉर्म में आप एक नोट बना, सॉरी, जो भी केसेस हम लोग डिस्कस किए हैं उसको आप टेबल फॉर्म में एक नोट बनाओ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्मेचर रिएक्शन। नाउ let's solve a numerical. A synchronous motor connected to a bus bar running at no load condition. The air gap flux was 20 milliweber. Then the motor, synchronous motor, was connected to a load. Then it was, just a minute. Then air gap flux was found to be 27 milliweber. Then nature of synchronous motor at load condition. Nature of synchronous motor
एट लोड कंडीशन। नेचर का मतलब क्या है? पावर फैक्टर। सो at loaded condition whether our synchronous motor is operating at lagging power factor or leading power factor. Remember one thing, ये synchronous motor है आपका, ये alternator नहीं है। This is the case of your synchronous motor, this is not of your alternator। लेकिन हम जो भी cases discuss किए हैं just recently before 1 or 2 minutes, वो क्या था? वो alternator का केस है। But here the question is about the synchronous motor. Here the question is about your synchronous motor. So tell me what will be the correct answer. Correct answer मतलब मे बी लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, ये दोनों ही पॉसिबल है। सो क्या होगा इसका आंसर? आप बताओ, क्या होगा इसका आंसर? आप बताओ। रनिंग एट नो लोड, इसका मीनिंग क्या है? मेन फील्ड फ्लक्स इज हाउ मच? 20 मिलीवेबर। अगर रनिंग, हाँ, अगर लोड कंडीशन में है तो हमारा फाई आर हो जाएगा। फाई आर इज नथिंग बट फाई एम प्लस और माइनस फाई ए। बट इन दिस केस एयर गैप फ्लक्स क्या होगा? क्या हुआ? ये 27 मिलीवेबर है। इसका मीनिंग ये बढ़ गया है। इसका मीनिंग यहां पे प्लस होगा या माइनस होगा? ऑब्वियसली प्लस होगा। ओके, आर्मेचर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 7 मिलीवेबर, राइट? 7 मिलीवेबर एंड दिस इज योर फाई आर। अब बताओ यहां पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है या डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है? सो इन दिस केस इट इज मैग्नेटाइजेशन। सो टेल मी, अल्टरनेटर में मैग्नेटाइजेशन कब होता है? फॉर आरसी लोड, फॉर कैपेसिटिव लोड मैग्नेटाइजेशन होता है। बट मोटर में उसका रिवर्स, अपोजिट। ओके, मोटर में इसका क्या होगा? अपोजिट। सो ये लैग होगा या लीड होगा? इट विल बी लैगिंग। ओके, इट विल बी लैगिंग इन नेचर। करेक्ट? Now let's move to the next topic. So this is about your armature reaction. So this is all about the armature reaction. Now let's proceed to the next topic. Write down. Equivalent circuit. So what I have told you, इक्विवेलेंट सर्किट में हम फर्स्ट कौन सा चीज को देखेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन अलोंग विद मॉडिफिकेशन हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? यस। नाउ whether this induced EMF will be directly available to the load terminal. I repeat, whether this induced voltage will be directly available to the voltage across the load. Not at all. Why? Because some drop will be there. So why this drop? Because of the elements of synchronous machine, because of the elements in the alternator. So what is those element? First of all, first one element is the armature resistance, because armature is made up of a winding material. It is a conducting material, you know it very well. So if you are using a conducting material, it will be having some resistivity. If some resistivity would be there, then definitely it will give some resistance. So that is denoted to be your Ra. Correct? Second one, this is all about your armature. This is all about your conducting part. Conducting है, so current flow हो रहा है. This is current flow हो रहा है. So current flow होगा मतलब armature resistance पे एक drop होगा. Now come to the next case. एयर गैप में क्या है? फ्लक्स रोटेट हो रहा है, तो फ्लक्स का भी कुछ फिनोमेना हो रहा है. बट टेल मी whether all the flux in the rotor body
is reaching to the armature conductor, whether all the flux which is emerging from the rotor body or pole or field is reaching to the armature conductors? No, because some air gap, because somewhere air gap is less, air gap due to variation in air gap. अब ड्यू टू वेरिएशन इन एयर गैप, अगर मान लो एयर गैप वेरिएशन नहीं भी है, कांस्टेंट है, देन ऑल्सो सारे फ्लक्स रीच नहीं करेंगे इन एनी मैग्नेटिक सर्किट, बिकॉज लीकेज फ्लक्स विल बी देयर, दैट्स व्हाई लीकेज फ्लक्स विल बी देयर. सारे फ्लक्स रीच नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई सम लीकेज फ्लक्स विल बी देयर. सो अगर लीकेज फ्लक्स है, वही लीकेज फ्लक्स के लिए भी एक लीकेज रिएक्टेंस बनेगा, वही लीकेज रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा. सो पहला केस है आर्मेचर रेजिस्टेंस, सेकेंड केस है लीकेज रिएक्टेंस, एंड थर्ड केस क्या होगा जो कि हम अभी अभी डिस्कस किए. एक चीज पहले बताओ, आर्मेचर रिएक्शन से एफिशिएंसी अल्टरनेटर का रिड्यूस होगा या बढ़ेगा? माय क्वेश्चन इज दैट वेदर my question is that due to armature reaction what happens? Magnetization, demagnetization happens. Okay, so my question is that due to armature reaction the efficiency of the alternator will increase or decrease? Think and tell. Think for 30 seconds and tell me. Think for 30 seconds and tell me. आर्मेचर रिएक्शन के वजह से एफिशिएंसी का कुछ रिलेशन है, whether the efficiency will increase or decrease? Think and tell. My answer is no relation, but my answer is why. You have to justify it. क्यों? The answer is no power loss. नो पावर लॉस. ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन से पावर लॉस नहीं होता है, इसीलिए एफिशिएंसी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. सो अगर पावर लॉस नहीं हो रहा है तो जो भी आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है उसको हम रेसिस्टेंस में डिनोट कर सकते हैं? नेवर. सो ऑब्वियसली हम कैसे डिनोट करेंगे? रिएक्टेंस से. सो इट विल बी एक्स से, इट विल बी एक्स से. ठीक है, एक्सएल आ गया लीकेज रिएक्टेंस, जो कि ट्रांसफार्मर में भी रहता है, इंडक्शन मशीन में भी रहता है, डीसी मशीन में नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, फ्रीक्वेंसी जीरो है, सो रिएक्टेंस नहीं रहता है. दैट्स व्हाई योर डीसी मशीन इज सिंपलर एज कंपेयर टू एसी मशीन. इसीलिए आप सबको डीसी मशीन इजी लगता है एज कंपेयर टू एसी मशीन, क्योंकि वहां पे रिएक्टेंस नहीं रहता है. रिएक्टेंस अगर नहीं रहेगा, फेजर नहीं रहेगा, तो फेजर अगर नहीं रहेगा मैथमेटिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन हमको सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वेक्टोरियल एडिशन हो रहा है. यहाँ पे एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होगा, वेक्टोरियल एडिशन होगा, क्योंकि फेजर है. फेजर क्यों आया? ये रिएक्टेंस से. रिएक्टेंस क्यों आया? फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है इसीलिए. ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ एक्सएल लीकेज रिएक्टेंस, एक्स ए आर्मेचर रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? कंबाइनिंगली एक्सएस, which is XL plus XA. एक्सेस मतलब क्या होगा? सिंक्रोनस. ये सिंक्रोनस मशीन का कंसेप्ट है ना, इसीलिए हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलेंगे. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस रिएक्टेंस. सिंक्रोनस रिएक्टेंस. ठीक है, रिएक्टेंस पार्ट ओवर. सो आपको ये चीज तो पता है, रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इंपेडेंस. आर ए प्लस जे एक्सेस, इसको हम क्या बोलेंगे? इंपेडेंस. सिंक्रोनस इंपेडेंस. ओके, सो whatever be the induced voltage in the armature conductor whatever be the induced voltage in the armature conductor, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एंड लोड वोल्टेज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी सेम नहीं होगा. व्हाई?
ये तीनों चीज है, ठीक है। सो दीज आर ओनली द एलिमेंट्स, लेकिन उसके लिए एक ड्रॉप होगा। वाई ड्रॉप? आर्मेचर करंट के लिए ड्रॉप होगा। सो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेसिस्टेंस? इट विल बी IaRa. What is the voltage drop due to leakage reactance? IaXL. What is the voltage drop due to armature reaction? IaXS. ये तीनों ड्रॉप होगा, इसको हम कंबाइनिंगली IaZS लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कंबाइनिंगली IaZS लिख सकते हैं। सो द इक्विवेलेंट सर्किट विल बी, सपोज दिस वन इज योर E, ये है आपका आर्मेचर रेसिस्टेंस, ये है आपका लीकेज रिएक्टेंस, ये है आपका आर्मेचर रिएक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। एंड यहाँ पे वोल्टेज क्या अवेलेबल होगा? V एंगल 0, E एंगल डेल्टा, IA। ओके, IA इज द आर्मेचर करंट। इसका हम सिंप्लीफाइड फॉर्म अभी डिस्कस करते हैं। ये है आपका एक्सेस, ये RA, V एंगल 0, E एंगल डेल्टा, दिस इज योर IA आर्मेचर करंट। ओके, so tell me, write the KVL equation and tell me E delta by KVL. E delta will be how much? IA RA प्लस एक्सेस में ड्रॉप होगा, सो ये क्या लिखेंगे हम? IA एक्सेस नहीं लिखेंगे, JIA एक्सेस लिखेंगे, ठीक है, प्लस V एंगल 0, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा हम अगर मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? E एंगल डेल्टा विल बी V एंगल 0 प्लस IaZS। ओके, IaZS। दिस इज द वोल्टेज रिलेशन, दिस इज द वोल्टेज रिलेशन। दिस इज द वोल्टेज रिलेशन। इसको हम थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हम इसको फेजर डायग्राम ड्रा करके हम इसको एनालिसिस करेंगे। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सो मान लो, जस्ट अ मिनट, ये है आपका फाई m, ये है मेन फील्ड फ्लक्स। सो ये अगर मेन फील्ड फ्लक्स होगा देन इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर इंड्यूस्ड ईएमएफ E, दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। नाउ कम टू योर टर्मिनल वोल्टेज। सो टर्मिनल वोल्टेज will lag behind the induced voltage or it will lead the induced voltage? Tell me. Obviously it will be lag behind the induced voltage. अगर lag नहीं करेगा, power will flow from load to source, then it will be act like a motor. ये induction motor बन जाएगा। okay, power will obviously flow from generator to load side. अगर V का एंगल ज्यादा होगा, इसका मीनिंग क्या है? पावर विल फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स। तो ये क्या होगा? ये मोटर एक्शन बन जाएगा। सो ऑब्वियसली यहां पे हम क्या लेंगे? ये आपका V हो जाएगा। एंड सपोज द लोड पावर फैक्टर इज 5 एंड लोड करंट इज IA। ओके, लोड पावर फैक्टर इज 5 एंड लोड करंट इज IA। तो अब बताओ, अभी E एंड V का रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये रिलेशन आपको पता है, E इक्वल टू IaRa प्लस JIaXS प्लस V एंगल 0। सो V प्लस IaRa
V प्लस आई ए तो आई ए जो होगा उसका फेज एंगल क्या होगा, I के साथ सेम होगा क्योंकि आर ए एक कांस्टेंट टर्म है। तो आई ए का फेज रिलेशन विल बी इक्वल टू इज इक्वल विथ आई ए। सो क्या हो जाएगा यहां पे, आई ए आर ए प्लस जे ए एक्सेस। सपोज दिस इज 90 डिग्री एंड दिस विल बी योर जे आई ए एक्सेस। सो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा ई। ठीक है, ये आपका बन जाएगा ई। ठीक है, तो हमको एक्चुअली डिराइव करना है, कुछ हम उसको मॉडिफाई करेंगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई ए को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, एंड यहाँ पे क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये सपोज आपका ओ है, ये आपका ए है, एंड ये आपका बी है। सो राइट एंगल ट्रायंगल विल बी ए ओ बी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसको भी हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। सो अब बताओ, ये है आपका सी, ये है आपका डी, ये है आपका ई। सो ईडी एंड सी ए आर पैरेलल, ईडी एंड सी ए आर पैरेलल। सो ईडी एंड सी ए आर पैरेलल, एंड इसको हम क्या किए, ईडी इज इक्वल टू सी ए, ईडी इज इक्वल टू सी ए। सो यहां पे बताओ सी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई ए आर ए होगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए अल्टीमेटली, मुझे ई का एक्सप्रेशन चाहिए, ई का एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ओ बी क्या हो जाएगा, इट विल बी ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो मुझे अगर ओ ए मिल जाएगा एंड ए बी मिल जाएगा, देन आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओ बी। ओके, सो ओ ए क्या हो जाएगा आप बताओ, ओ ए विल बी ओ सी प्लस सी ए, एंड ए बी इज नथिंग बट ए डी प्लस डी बी। ठीक है, तो सी ए मुझे मिल गया, सी ए मुझे मिल गया, दिस योर भी, ये है आपका भी है, ओ ई इज नथिंग बट भी। सो ओ ई अगर भी है, ओ सी क्या हो जाएगा, इट विल बी भी कॉस फाई, इट विल बी योर भी कॉस फाई। एंड सीई क्या हो जाएगा, इट विल बी योर भी साइन फाई। इट विल बी योर भी साइन फाई, करेक्ट। सो सीई अगर मिल गया, एडी आपको पता चल जाएगा बिकॉज सीई इज इक्वल टू एडी, भी साइन फाई होगा। सो सारे टर्म मिल गया आपको। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओ ए। ओ ए इज नथिंग बट v cos phi plus IA RA. AB is nothing but AD मतलब v sin phi plus IA XS. So E क्या हो जाएगा, E will be OA square plus AB square. इसका मीनिंग क्या है, v cos phi प्लस आई ए आर ए होल स्क्वायर प्लस भी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फॉर व्हाट इज द नेचर ऑफ लोड, टेल मी। दिस इज फॉर ए लैगिंग पावर फैक्टर लोड, दिस इज फॉर ए लैगिंग पावर फैक्टर लोड। लेट मी राइट द generalized expression. Let me write here the generalized expression. So E is given by V cos phi plus IARA whole square plus V sin phi plus or minus IA XS whole square. Okay, so plus for
lagging power factor load minus for leading power factor load. Okay, so plus is for lagging power factor load and minus is for leading power factor load. So ये चीज कैसे आया, मैं ऑलरेडी लैगिंग का कंडीशन डिराइव कर चुका हूं, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको खुद प्रैक्टिस नहीं, खुद डिराइव करना है, ठीक है, ये आपको खुद करना है। लीडिंग पावर फैक्टर केस में नेगेटिव कैसे आएगा, ये चीज आपको खुद करना है, राइट। फिर से ध्यान से देख लो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, क्योंकि कोई भी अल्टरनेटर का आर्मेचर रेसिस्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस दिया होगा एंड लोड भी दिया होगा। लोड अगर दिया गया है मतलब आपका आईए पता है, पावर फैक्टर भी पता है, कॉस फाई भी पता है, वोल्टेज भी आपको पता होगा, तो वहीं से आप इंड्यूस्ड वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है, वहीं से आप इंड्यूस्ड वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट का मेन टारगेट क्या था, whether our load voltage is equal to induced voltage or not. So now we come to a conclusion that our load voltage is not equal to your induced voltage. Why? क्योंकि different type of drops हो रहा है due to armature resistance, synchronous reactance. ये दोनों के लिए drop हो रहा है, that's why I'll not be getting load voltage equal to induced voltage, ठीक है। एंड आपको लोड लीडिंग पावर फैक्टर का केस एनालिसिस करना है एंड मुझे बताना, ठीक है। ठीक है, नाउ इंडिविजुअली हम लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर लोड डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मान लो ये है आपका लैगिंग लोड है, सो हम हमेशा टर्मिनल वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे। सो सपोज दिस इज योर टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को हम रेफरेंस लेंगे, ओके। सो लैगिंग लोड में क्या होगा, आर्मेचर करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज लैग बिहाइंड, सॉरी आर्मेचर करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, ये है आपका फाई। ये अगर फाई है एंड ये आर्मेचर करंट, देन टेल मी आईए आर ए क्या होगा, ये इट विल बी पैरेलल टू आईए। नाउ वी हैव टू ऐड आईए एक्सेस, ओके, इसको परपेंडिकुलर होगा, जस्ट ए मिनट, ये क्या हो जाएगा फाइनली, ई हो जाएगा, ठीक है। तो माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड बी। हम एंगल बिटवीन ई को, ई एंड बी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रोटर एंगल, दैट इज कॉल्ड योर रोटर एंगल, ओके। डेल्टा इज द एंगल बिटवीन ई एंड बी। सिमिलरली पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन बी एंड आईए, ओके। बट रिमेंबर वन थिंग, ये सिंबल साई बोलते हैं, आई थिंक क्या बोलते हैं इसको, ये ट्राइडेंट लाइक सिंबल को, इट इज कॉल्ड इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। अच्छा, पावर फैक्टर एंगल है ना, पावर फैक्टर मतलब, पावर फैक्टर एंगल में मतलब एक वोल्टेज एक करंट, तो एक करंट मतलब क्या है, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, एक करंट मतलब बाय डिफॉल्ट आर्मेचर करंट होगा, तो वोल्टेज क्या होगा, भी होगा नेवर, क्योंकि भी मतलब वो पावर फैक्टर एंगल होता है, भी अगर लेंगे तो वो पावर फैक्टर एंगल होता है, तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, ई लेंगे। एंगल बिटवीन ई एंड आई ए को हम क्या लेंगे, ये है आपका डेल्टा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ई एंड आई को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। सो टेल मी इंटरनल पावर फैक्टर विल बी हाउ मच, फाई प्लस डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, फाई प्लस डेल्टा। एम आई करेक्ट और नॉट, टेल मी am I correct or not? It will be phi plus delta, okay. So this is the case for lagging power factor. Now come to leading power factor.
लीडिंग का केस कब होता है? लीडिंग का केस कैपेसिटिव लोड में होता है, एंड जब लीडिंग का केस आता है देन करंट लीड्स द वोल्टेज बाय सम एंगल. फॉर प्योरली कैपेसिटिव लोड करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, राइट? मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दो, ठंड लग रहा है. V प्लस आई ए आर ए, वेरी नाइस. V प्लस आई ए आर ए, थैंक यू. V प्लस आई ए आर ए, सो ये क्या होगा? इट विल बी इन फेज विथ आर्मेचर करंट. ये आपका आई ए आर ए हो गया. नेक्स्ट ये आपका जे आई ए एक्सेस हो जाएगा. and it will be your E. okay, it will be your E. so अभी आप बताओ, E is the angle between, हाँ, phi will be how much? phi मतलब it is the internal power factor angle. it will be delta. Delta is the angle between E and B which is called rotor angle minus phi. okay, सो बेसिकली आपका इंटरनल पावर फैक्टर एंगल क्या होता है? डेल्टा प्लस और माइनस फाइव. ओके, डेल्टा प्लस और माइनस फाइव. दिस इज द केस फॉर लीडिंग पावर फैक्टर. सो एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां पे, इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे. नाउ आई विल बी कोरिलेटिंग विथ आर्मेचर रिएक्शन. Now I will be linking with armature reaction. So थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो और ध्यान से सुनो. I am giving you 30 सेकेंड, माइंड पूरा फ्रेश कर लो और ध्यान से सुनना. Now I am going to correlate two important things. बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और उसको फिर से हम पैरेलल ऑपरेशन में यूज करेंगे. ओके, रेडी? रेडी? 20 सेकेंड्स बचा है आपके पास अभी भी. So my question is whether in case of lagging power factor load, induced voltage is more than load voltage, or induced voltage is less than load voltage, or it is equal to load voltage. So 4 options are there. ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट 2020 में आ चुका है एंड ऐसा नहीं है कि रिलेवेंट नहीं है ईएससी के लिए. गेट 2020 में आ चुका है. ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नोटा फॉर लैगिंग लोड. ओके, क्या होगा? For lagging load, which of the above options is correct? Which of the above options is correct? बिना देख के आपको बताना है. अगर देख के बताएंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बट लॉजिक क्या है आप बताओ. सी, लैगिंग पावर फैक्टर लोड है. नाउ कम टू आर्मेचर रिएक्शन. लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? डीमैग्नेटाइजेशन होता है. अगर डीमैग्नेटाइजेशन होगा, द एयर गैप फ्लक्स विल बी लेस देन द रेटेड वोल्टेज. सो आई विल बी गेटिंग ए वोल्टेज
I'll be getting a induced voltage which is less than the rated voltage. That's why what I should do, I should increase excitation. So if I am increasing the excitation, that case is called over excitation. I repeat, due to lagging power factor, demagnetization occurs. To get the rated voltage, I should do over excitation. So over excitation में क्या होगा, E का वैल्यू ज्यादा होगा एस कंपेयर टू V. ओके, लैगिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, सॉरी डीमैग्नेटाइजेशन होगा. तो हमको क्या करना है, ओवर एक्साइटेड बनाना है. तो ओवर एक्साइटेड करेंगे तो ई का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, अगर नो लोड कंडीशन ले लिए तो ओवर एक्साइटेड कंडीशन में ई का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा. ओके, सो ई इज ग्रेटर देन वी. दिस इज द थिंग. सिमिलरली लीडिंग पावर फैक्टर केस में क्या है कंडीशन, ई इज लेस देन वी. हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल लीडिंग पावर फैक्टर केस में मैग्नेटाइजेशन का बिहेवियर क्या है, दैट इज magnetizing. So magnetizing meaning rated flux is more, see air gap flux is more than the rated one. So if the air gap flux is more than the rated one, then I'll be getting the induced voltage more than the rated one. So if I am getting the induced voltage more than the rated one, then what I should do, tell me. I should डिक्रीज द एक्साइटेशन, क्योंकि इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा. डिक्रीज द एक्साइटेशन. सो दैट केस इज कॉल्ड योर अंडर एक्साइटेशन. ओके, दैट केस इज कॉल्ड योर अंडर एक्साइटेशन. सो अंडर एक्साइटेशन में ई का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, किससे, भी से. दैट इज द केस. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट यूनिटी पावर फैक्टर. ये है भी, ये IA होगा. तो IARE क्या होगा, इट विल बी एडेड इन फेज विद IA. JIA एक्सेस. ठीक है, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर UPF. All of you are getting my point? Okay, so this is all about your equivalent circuit. This is all about your equivalent circuit, right? Now let's discuss regarding voltage regulation. ये बहुत ही सिंपल है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वोल्टेज रेगुलेशन. कहाँ पे, ट्रांसफार्मर में. ठीक है, आप लोग ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन, इट इज द फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज. तो यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन होगा इंड्यूस्ड एंड लोड वोल्टेज के बीच, एंड इट डिपेंड्स अपन द लोड पावर फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है, सो वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय E minus V divided by V. Why V? Because in case of your ट्रांसफार्मर में आपका जो E2 था, E2 E1 जो भी होता है, that is the rated voltage which is mentioned in the name plate of the transformer.
ये है आपका ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट है। तो यहाँ पे वोल्टेज रेशियो दिया गया होगा, इसका रेटिंग दिया गया होगा 100 kV है मान लो, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया गया होगा। ओके, so this 11 kV and 230 volt are the induced voltage, right? This 11 kV and 230 volt are the induced voltage. Okay, so here this V is the terminal voltage. This V is the terminal voltage, and which is nothing but which is mentioned in the nameplate. Okay, which is mentioned in the nameplate. That's why हम यहाँ पे रेफरेंस किसको लेंगे? हमेशा रेटेड को लेंगे। रेटेड को अगर हमेशा लेंगे तो यहाँ पे रेटेड कौन सा है? E या V? V है। E is the induced voltage, V is the load voltage. So यहाँ पे रेफरेंस कौन सा होगा? रेटेड वन। तो रेटेड क्या है? V है। That's why voltage regulation is given by E minus V by V. So E minus V क्या है? This is IaZs by V, because E is equal to V plus IaZs. So E minus V क्या हो जाएगा? IaZs होगा. So it will be IaZs by V. So you can say that, sir, voltage regulation is directly proportional to Zs. This is the conclusion. So tell me whether I should get poor voltage regulation or good voltage regulation. Good or poor? I should get good voltage regulation. Good का मीनिंग voltage regulation कम होना चाहिए। Good voltage regulation अगर कम होगा, Zs का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। Basically voltage regulation ranges from 30 to 40% in case of your alternator, but ट्रांसफार्मर में 5 to 8%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये है आपका अल्टरनेटर में एंड ये है आपका ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन बेटर रहता है एज कंपेयर टू अल्टरनेटर। ठीक है, सो मुझे क्या चाहिए? वोल्टेज रेगुलेशन कम चाहिए। कम मतलब गुड वोल्टेज रेगुलेशन। So I told you voltage regulation is directly proportional to Zs. इसका मीनिंग Zs का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन you have to write in the comment section disadvantage of having less Zs. अगर Zs का वैल्यू कम होगा, इसका डिसएडवांटेज क्या है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, यू शुड राइट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। ठीक है, सो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा सो Zs ऑब्वियसली कम होगा। तो अगर Zs अगर कम होगा तो आपको डिसएडवांटेज क्या मिलेगा? नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग। ट्रांसफार्मर में हम क्या किए थे? याद करो, वोल्टेज रेगुलेशन के बाद हम इमीडिएटली द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, द कंडीशंस फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग डिस्कस किए थे। नाउ इन दिस केस आल्सो राइट डाउन कंडीशंस फॉर नहीं, एक बोर्ड चेंज कर लेते हैं। राइट डाउन कंडीशंस फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। कंडीशंस फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। So we know that E is E square equal to V cos phi plus IaRa whole square plus V sin phi plus or minus IaXs whole square। ठीक है, हम रूट ओवर को हटा दिया, दोनों साइड हम स्क्वायर कर दिए। तो आप बताओ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा?
जब लैगिंग लोड होगा या लीडिंग लोड होगा? अब बताओ, जब प्लस होगा मतलब लैगिंग लोड होगा, तब जाके वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? जब लोड लैगिंग होगा तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तब वोल्टेज रेगुलेशन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, फॉर लैगिंग लोड इट इज क्लियर, it is clear that in case of maximum voltage regulation, in case of maximum voltage regulation the power factor should be lagging. now इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आई ए आर ए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी कॉस फाइव इंटू आई ए आर ए प्लस भी साइन फाइव साइन स्क्वायर फाइव प्लस आई ए एक्सेस होल स्क्वायर प्लस 2 आई ए एक्सेस साइन फाइव। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। आई ए आर ए स्क्वायर प्लस आई ए एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई ए जेड एस होल स्क्वायर प्लस 2 आई ए आर ए कॉस फाइव प्लस एक्सेस साइन फाइव। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर विल बी हाउ मच, v स्क्वायर प्लस आई ए जेड एस होल स्क्वायर प्लस 2 आर ए कॉस फाइव प्लस एक्सेस साइन फाइव। ओके, सो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरेस्टिंग यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सी जेड एस इज नथिंग बट आई ए प्लस आर जी एक्सेस फ्रॉम पावर ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, ये सपोज आपका आर ए है एंड ये है आपका एक्सेस, ये क्या हो जाएगा जेड एस, ये है आपका थीटा, तो टान थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेस बाय आर ए। ठीक है, एक्सेस बाय आर ए, सो आर ए को हम क्या लिखेंगे, आर ए इज नथिंग बट हम बेसिकली क्या करेंगे, यहां पे आर ए एंड एक्सेस को एलिमिनेट करेंगे एंड इसको जेड एस का फॉर्म में लिखेंगे। तो आर ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर ए इज नथिंग बट सी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर ए बाय जेड एस, कॉस थीटा इज आर ए बाय जेड एस, मतलब आर ए इज जेड एस कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा इज एक्सेस बाय जेड एस, सो एक्सेस क्या हो जाएगा, जेड एस साइन थीटा। एक्सेस is ZS sin theta. So I can write here E square is equal to V square plus IA ZS whole square plus 2V IA RA cos phi, मतलब ZS cos theta cos phi। अच्छा, cos A cos B प्लस sin A sin B, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos A cos B इंटू sin A sin B, ZS cos थीटा माइनस फाइव हम लिख सकते हैं इसको, राइट? इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड एस कॉस थीटा माइनस फाइव। ओके, सो पावर फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर, सो आई कैन डिफरेंशिएट डी बाय डी फाइव विथ रेस्पेक्ट टू ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, सो हमको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा माइनस फाइव का, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस फाइव होता है एंड डी अब डी माइनस फाइव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको अल्टीमेटली मुझे जीरो करना था। ठीक है,
इसको हमको अल्टीमेटली 0 करना था। ये अगर 0 करेंगे थीटा क्या हो जाएगा, फाई होगा। नॉर्मली क्या होता है, थीटा इज नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा मान लो 85 डिग्री है, ठीक है। अगर 85 डिग्री है तो cos 85 क्या हो जाएगा, इट इज अ स्मॉल वैल्यू, इट इज अ स्मॉल वैल्यू, दैट मीनिंग it is a very highly inductive load. So at highly inductive load the voltage regulation becomes positive. Please note it down, ठीक है। highly inductive load. So this is the condition, theta is equal to phi is the condition for मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। थीटा क्या है, फाई क्या है, फाई इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जब थीटा के साथ इक्वल होगा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएस बाय आर ए। ये कहां से आएगा, ये इंपेडेंस से आएगा, ये इंपेडेंस से आएगा, सिंक्रोनस इंपेडेंस से आएगा, ठीक है। दिस इज योर हाईली इंडक्टिव लोड। बट आपको अभी बताना है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, नहीं सॉरी ऑलरेडी हम डिस्कस किए, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट केस क्या होगा, 0 वोल्टेज रेगुलेशन, 0 वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, 0 वोल्टेज रेगुलेशन। अच्छा, आपको फिर से बताना पड़ेगा E इज इक्वल टू ठीक है। तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन कब पॉसिबल होगा, अब बताओ 0 वोल्टेज रेगुलेशन कब पॉसिबल होगा, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए ये क्या होता है, बेसिकली माइनस होता है, बेसिकली ये क्या होता है, माइनस होता है, राइट। ऑलरेडी हम प्रीवियस केस से एक डिराइव किए थे कंडीशन, दैट इज स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज IAZS इंटू IAZS प्लस 2V cos थीटा प्लस फाई। दिस इज द कंडीशन, ठीक है। स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू IAZS इंटू IAZS प्लस 2V cos थीटा प्लस फाई, ये कंडीशन आपको मिला था। फॉर 0 वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, E मस्ट बी इक्वल टू V, ठीक है। तो E अगर V के साथ इक्वल होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म अच्छा, ये अगर 0 होगा देन आई कैन राइट हियर IAZS प्लस 2V cos theta plus phi will be how much, 0. So I can write 2V cos theta plus phi is how much, minus IAZS. That implies cos cos theta plus phi is equal to minus IAZS by 2V, okay, minus IAZS by 2V, okay. अच्छा, ये क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, एंड ये क्या है, 2 टाइम्स द रेटेड वोल्टेज। तो ऑब्वियसली जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय बिग डिनोमिनेटर, तो इसको हम 0 के साथ इक्वल कर लेंगे। तो व्हाट विल बी द कंडीशन,
थीटा प्लस फाइव विल बी हाउ मच 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है, ये सबको आपको पता है, ठीक है। देन फाइव इज नथिंग बट 90 डिग्री माइनस थीटा, फाइव इज नथिंग बट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। फाइव इज नथिंग बट 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन मैं प्रीवियस केस में क्या लिया था, थीटा का वैल्यू 85, बिकॉज वी नो दैट थीटा का वैल्यू प्रैक्टिक नॉर्मली क्या होता है 90 डिग्री। क्यों? आरए बहुत ही नेग्लेक्टेड, आर्मेचर रेसिस्टेंस बहुत ही नेग्लेक्टेड। आरए अगर नेग्लेक्ट हो जाएगा एक्सेस बाय आरए, आरए जीरो मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है 90 डिग्री, सो थीटा विल बी 90 डिग्री, बट प्रैक्टिकली ये क्या होता है 85 डिग्री होता है, ठीक है। 80 डिग्री नियर टू 90 डिग्री, राइट। सो फाइव का वैल्यू क्या होगा 5 डिग्री होगा। सो 5 डिग्री मतलब cos फाइव का वैल्यू क्या होगा लार्ज होगा। सो इट इज फॉर हाईली कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा, आप बताओ कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा। ये सारे चीज जो भी चल रहा है वो कैपेसिटिव के लिए, हाईली कैपेसिटिव लोड, नहीं जस्ट अ मिनट, लाइटली कैपेसिटिव लोड, पावर फैक्टर ज्यादा है ना तो लाइट होगा ही कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड, लाइटली कैपेसिटिव। लाइट मतलब पावर फैक्टर ज्यादा है, हाई मतलब कैपेसिटी सॉरी पावर फैक्टर कम है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी द वोल्टेज रेगुलेशन कर्व। तो ये जितने सारे चीज हम डिस्कस किए हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके थ्रू, वोल्टेज रेगुलेशन कर्व के थ्रू। अच्छा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब था, अच्छा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब था, सी सपोज इट इज योर यूनिटी पावर फैक्टर, दिस इज योर जीरो पावर फैक्टर, इसको मान लो हम लैगिंग साइड ले लेते हैं एंड इसको मान लो हम लीडिंग साइड ले लेते हैं, ठीक है। इसको मान लो हम लीडिंग साइड ले लेते हैं, ठीक है। सो जीरो पावर फैक्टर फॉर लाइट कैपेसिटिव लोड, लीडिंग मतलब कैपेसिटिव लोड यहां पे है, एंड वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब है यहां पे, एक हाईली इंडक्टिव लोड पे है, एंड दिस इज द कर्व लाइक दिस इज योर रेगुलेशन कर्व। एंड ये चीज आप ट्रांसफार्मर में डन, सिंक्रोनस मशीन में ऑलरेडी ओवर, ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ते हैं। तो ये कर्व आप काफी टाइम्स पढ़ते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कर्व, ठीक है। सो दिस इज द कर्व, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द पावर फ्लो इक्वेशन, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द पावर फ्लो इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पावर फ्लो इक्वेशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्टरनेटिव के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे विद इन हाफ एन आवर। कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट रेशियो, व्हाट इज सिंक्रोनाइजिंग कोफिशिएंट, ओके। ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड वी विल जंप टू पावर फ्लो इक्वेशन, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग हार्ड. Thank you all and God bless you.